नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, रंगमंच, सिनेमा, आकाशवाणी से जुड़ी हुई, ट्रेन डांसर हैं, शी इज एविड एजुकेशनिस्ट, शी इज मीडिया कम्युनिकेटर, शी इज व्हाट नॉट। वेलकम करती हूँ जयश्री अरोड़ा जी का। नमस्कार। मल्टी टैलेंटेड। नमस्कार। रूबरू के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये इसमें हम जो हमारी सेलिब्रिटीज है उनकी जो लाइफ की जर्नी है उसको हम यंगस्टर्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जयश्री जी, मुझे लग रहा है आपका शायद नेटवर्क फिर से चला गया है। एक बार नेटवर्क में दिखा, ये वीडियो चला गया है आई थिंक। जी जी, आपका नेटवर्क चला गया है। आप बिल्कुल स्टिल दिख रही हैं मुझे, लेकिन आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ अभी ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये चाहूंगी कि ये हमारा, जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारे यंग परफॉर्मर्स हैं उन हम चाहते हैं कि जो हमारा सेलिब्रिटी शो है इससे जो उनकी लाइफ की जो जर्नी है, इंस्पिरेशनल जर्नी, तो उससे वो रूबरू हो और इंस्पायर हो। तो मैं चाहूंगी आपकी जो इंस्पिरेशनल जो बहुत जर्नी रही है वो आप हमसे साझा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं इंस्पिरेशनल होगी या नहीं होगी, पर डेफिनेटली मैं जो मेरी जर्नी रही है वो आई वुड लव टू शेयर विथ यू एंड एवरीबॉडी। जी जी, तो मैं चाहूंगी आप सवाल, सफर आप सवाल करें। अभी मेरा सवाल सिर्फ ये होगा कि आप किस तरह से रंगमंच से आपका नाता रहा है, आकाशवाणी से आपका नाता रहा है, तो किस तरह से आप रंगमंच से जुड़ी, किस तरह से आप आकाशवाणी से जुड़ी, कि आपका बचपन में इस तरह का घर का एटमॉस्फेयर ऐसा था और किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए जिनको आपने फेस किया और आप इस मकाम तक पहुंची। थैंक यू। देखिए, मैं एक बंगाली परिवार से हूँ और मैं जयश्री गांगुली हुआ करती थी और टोटल आउट एंड आउट फौजी। मेरे मम्मी के फादर, मेरे फादर, मेरे अंकल्स, ग्रैंड अंकल, सबके सब फौज में है। कोई जनरल चैटर्जी है, ब्रिगेडियर चैटर्जी है, माय फादर कर्नल गांगुली, ब्रिगेडियर मुखर्जी, कर्नल मुखर्जी, फिर देवनारायण गांगुली, मतलब सारे के सारे या तो डॉक्टर, नहीं तो इंजीनियर, नहीं तो फौज में, बेसिकली आर्मी बैकग्राउंड से। और बचपन में नेचुरली आपको पता है कि फौज में 2 साल, 2.5 साल, 6 महीना, 1 साल इसमें पोस्टिंग हुआ करती थी और स्कूल्स वगैरह काफी दूर हुआ करते थे घर से, काफी रिमोट एरियाज में पोस्टिंग हुआ करती थी। तो मुझे घर में ही हमारे मास्टर जी आते थे और पढ़ाते थे जी। अब वो ढेर सारे सम्स वगैरह मुझे देते थे और मैं थोड़ा खेलने मिलने की ज्यादा शौकीन थी। ये नहीं बना, नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो स्कूल लाइफ मैं ये कहूंगी कि मैंने 11th 5 साल 3 महीने में पूरा किया। मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में नहीं पढ़ी, फिफ्थ में मुझे डाल दिया गया, फिफ्थ सिक्स्थ पढ़ी और सिक्स्थ में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, ऑलमोस्ट 100, 98, 100 इस तरह से मिला। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको ना आप 8th में डाल सकते हो। आई मीन शी फिट टू गेट अ डबल प्रमोशन। और वो भाई शी कैन बी प्रमोटेड टू क्लास 8। अच्छा, उस वक्त हम कैलकाटा में पढ़ते थे। मेरे डैडी का एक कोर्स आया मेरे फादर का, तो जबलपुर गए। कैलकाटा में दिसंबर में एग्जाम्स होते थे और जबलपुर में अप्रैल में होता था। तो स्कूल में ले गए, स्कूल में डाला और मदर थॉमसन थी हमारी जो प्रिंसिपल थी, तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत छोटी है ये क्लास 8 में लिखा है तो हम ले लेते हैं इसको, पर शायद जनवरी का महीना था, जनवरी का महीना। तो उन्होंने कहा कि अभी अप्रैल में एग्जाम्स होने वाला है, परीक्षाएं अप्रैल के महीने में होती है और ये 3 महीने में कोर्स तो पूरा नहीं कर पाएगी और ऊपर से संस्कृत एक नया सब्जेक्ट। तो इवन अगर एक भी सब्जेक्ट में अगर उसको पास मार्क ना मिले तो हम उसको डिटेन 8 नहीं कर लेंगे, क्योंकि 3 महीने में बच्ची कैसे करेगी ये। तो मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स ने बोला बिल्कुल ठीक, यानी केस 8 अप्रैल ये है, ये तो घर में बैठेगी, शरारत करेगी, इसलिए अच्छा स्कूल में आए। काजल, यू वोंट बिलीव, हम लोग 48 स्टूडेंट्स थे और आई स्टूड 11th इन द क्लास। वाओ। तो और विथ न्यू सब्जेक्ट, न्यू संस्कृत। तो हमारे शास्त्री जी जब, हाँ, पर मैं बताऊं संस्कृत में मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई, क्योंकि बांग्ला इज वेरी, मतलब संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ओके,
और खासकर बांग्ला में अगर शुद्ध हिंदी, क्लिष्ट हिंदी आप बोले तो बिल्कुल बांग्ला की तरह ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम आ आ ई नहीं बोलते, हम आ हॉस्टोई दीर्घोई बोलते हैं। और स जो है, हम हिंदी में जब स बोलते हैं, दंतस्य जो सरोते वाला स, उसको हम स श ऐसे बोलते हैं। बंगाल में और बिहार में स को स्पेसिफाई किया जाता है, दंतस्य, तालव्य श और मूर्धन्य श। इसलिए बोलते हैं कि बंगाल में सारे स श होते हैं और बिहार में सारे स होते हैं। बंगाल में होते से সাইকেলে মশাই সে চলে গেল, সে কি বলবো, ভীষণ মুশকিলে সকালবেলা उठलूम আমি কি मुश्किलें পড়লাম আমি, मतलब वो सकाल और मुश्किल का एक जैसा साउंड करता है। और बिहार में भरसक कोशिश होती है कि सारी आवश्यकता पूरी हो जाए। तो ये दो स्टेट में स को स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा, हिंदी बोल लेती थी, पर क्योंकि मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं पढ़ा था, तो लिखने में क्या कहते हैं, इकार आकार की मात्रा बहुत गड़बड़ाता था। मैं जब क्लास में, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, हमारे वक्त तो रैपिड रीडर हुआ करता था, इंग्लिश में भी हिंदी में। और वो खड़े होके, हाँ भाई तुम पढ़ो। तो हमारे मिस त्रिपाठी हिंदी की टीचर हुआ करती थी, वो बोलती तुम पढ़ो खड़े। मैं बहुत खुश होती थी, बड़े मॉड्यूलेशन, तब मुझे पता नहीं था कि मैं रेडियो वॉइस बनूंगी। अब पूरी शिद्दत से मॉड्यूलेशन से मैं पढ़ती थी। पर जब जब परीक्षा का रिजल्ट आता था, जब नंबर मिलते थे, उसी वक्त से 40, अब हमारे उस वक्त 40% पास मार्क हुआ करता था। मैं जाके रोती हूँ, साहब नंबर से किया मैंने, ये किया। तो तुमने किया तो बोलती इतना अच्छा, तुम्हारी भाषा देखो, तुम्हारी मात्राएं, बीमार को तुमने बीमार लिख दिया। अब बड़ी हूँ, छोटी हूँ। अच्छा, घर में आके फिर मैं बोलती, देखो तुमने बताया नहीं, किया नहीं, ये नहीं किया। फिर क्या हुआ, हिंदी में कैसे इम्प्रूव की, क्योंकि हिंदी प्लेड अ वेरी मेजर पार्ट इन माई लाइफ। हालांकि मैं बंगाली किसी ने सिखाया नहीं मुझे, मैं सेल्फ टॉट हूँ, अपने आप सीखा मैंने। तो हिंदी का ऐसा है, एक 9th में एक चैप्टर था साहित्य के महत्व, उसमें एक इंग्लिश में जो रेफरेंस, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, वो हिंदी में था संदर्भ सहित अर्थ, वो हुआ करता था। तो उसमें लिखा था कि हम अगर अपना साहित्य छोड़कर दूसरों की साहित्य की आराधना करें, तो हम अपनी तुलना उस बच्चे से कर सकते हैं जो अपनी बीमार माँ को छोड़कर पड़ोसी के स्वस्थ माँ की सेवा करने जाता है। काजल जी, उन 2 पंक्तियों 3 मुझे इतनी बुरी तरह हिट किया, मैं कह नहीं सकती। तब तो पता नहीं था ना कि मैं हिंदुस्तानी में सीरियल्स करूंगी, रेडियो वॉइस दूंगी। पर कुछ एक बड़ा संवेदनशील बच्चा जो होता है उसको, सेंसिटिव चाइल्ड को वो टच कर जाता। एंड आई वाज वेरी वेरी सेंसिटिव, इवन नाउ माय सिस्टम इज आल्सो सेंसिटिव, आई एम आल्सो वेरी सेंसिटिव। तो उसके बाद मैंने हिंदी में ध्यान देना, जो बोलती थी 21, 22, 23, अभी तो जब पढ़ाती हूँ तो बोलते 21, 22, 20 अगर है तो 21 कैसे होगा। इस तरह से अपने आप को मैंने किया। मुझे पता नहीं था कि मैं सीरियल्स करूंगी, मैं फिल्म्स करूंगी, मैं थिएटर करूंगी। उसका मुझे बहुत फायदा हुआ अपने आप को समझाने। तो इस तरह से मैंने स्कूल फिनिश किया। स्कूल के बाद कॉलेज गई। कॉलेज में भी स्कूल में हाँ स्कॉलरशिप मिलता था, क्योंकि मैं 14 से छोटी थी जो मैंने स्कूल फिनिश किया, तो बहुत खुशी होती थी उस मामले में। पर मेरी पढ़ाई का जो बड़ा चेकर्ड करियर रहा पढ़ाई का, क्योंकि डांस सीखती थी, तो डांस और थिएटर करते वक्त तो रिहर्सल के लिए जाना पड़ता था। और फिजिक्स, जब तक नॉर्मल फिजिक्स रहा मैं बहुत खुश थी। जहां न्यूमेरिकल्स आए, एंड खासकर हीट और लाइट, ये 2 टॉपिक्स जब आए और मैं क्लास जाती थी, मिस हो जाता था। फर्स्ट टर्म में मुझे फिजिक्स में आई गॉट 73 आउट ऑफ 100 एंड सेकेंड टर्म में आई गॉट 3 आउट ऑफ 100। ये हाल था, आप समझ सकते। मतलब थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ा अगर किसी चीज में, रात को जग के। एक तो क्योंकि मैं 1 क्लास अप टू 4 तक मैं पढ़ी नहीं थी स्कूल में, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था मुझे कि कहीं कुछ चीज छूट तो नहीं गया। तो अपनी जो कोर्स की किताब जो मैं पढ़ती थी, आई मीन आई वाज अ वेरी वेरी
जिसको कहते हैं आई लव्ड रीडिंग। तो जो भी किताब मिल जाए, ऐसा ना लगे कि मैं बातचीत होगा तो मैं बिल्कुल नालायक सी साउंड करूं, नालायक से लिखूं। तो उसमें क्या हुआ, कोर्स का जो पढ़ते रहे, थोड़ा ज्यादा ही पढ़ लिया, वो अपनी जो कमी को छुपाने के लिए। मैं उसके बाद कॉलेज में गए, फिर डैडी की कभी यहाँ पोस्टिंग कभी वहां पोस्टिंग। हाँ, कॉलेज मेरे 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जरूर मैंने रेगुलरली किया, क्योंकि साइंस लिया हुआ था। और उसके बाद बीएड तो मैंने हम लोग करते जब मैं हम लोग कर रही थी उस वक्त मैंने बीएड का एग्जाम दिया, क्योंकि जब दिल्ली में पोस्टिंग हुई, यहाँ बिना बीएड के स्कूल में यू कांट, आई मीन यू हैव टू बी अ बीएड, जो है ठीक है, उसको सब गोल्डन टेल बोला करते थे, यू हैव टू, नहीं तो ग्रेड नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हुआ। थिएटर मैं कर रही हूँ 9 साल की उम्र से, और डांस में सीख रही हूँ 4 साल। आप हैरान होगी, मैं अमंग्स माय पेरेंट्स, माँ बाबा, माँ को बहुत शौक था कि मैं डांस सीखूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। माय फादर वाज ओके, करो, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पढ़ाई, इफ यू आर गुड इन स्टडीज परफेक्टली ऑल राइट। नहीं तो उससे क्या हुआ, मेरा एक्सपोजर दोनों जगह, वहां गाना, माय फादर वाज अ स्टूडेंट ऑफ पंकज मल्लिक, बहुत अच्छा गाते, बहुत अच्छा गाते। और जी, और हमारे यहाँ शाम को, मुझे याद है, वही मैं अपने डॉटर्स आई केप्ट ऑन टेलिंग कि शाम को हमारे यहाँ ये एक था कि एक मील हम इकट्ठे खाएंगे, डाइनिंग टेबल पे रात का खाना हम जरूर खाएंगे, और जल्दी जल्दी होमवर्क करके वीकेंड्स पे वो संगीत की महफिल, आशोर जिसको बोलते हैं, संगीत आशोर, वो हुआ करता था। तो मैं कथक सीखती थी, मैं डांस, माय आंट्स एंड एवरीबॉडी, माय फादर यूज्ड टू सिंग सो वेल, तबला बजाते थे, हारमोनियम बजा लेते, फौजी, बट ही वाज वेरी वेरी वेरी। सो बचपन में मुझे ये माहौल मिला, मैं बताऊंगा, आई गॉट दिस सॉर्ट ऑफ यू नो एम्बियंस एट होम। पर थिएटर करो ठीक है, पर इसको करियर के हिसाब से लेना, नो, दैट वाज नॉट। अच्छा, गाना डांस ये वो थोड़ा, मैं तो मजाक भी करती हूँ कि आप देखेंगे मैं बचपन से एनीमिक थी, हाँ, तो मैं बोलती हूँ भैया कल्चर रन्स इन द वेन, तो इसलिए ब्लड की कमी रह गई। यू नो, बंगाल में तो ये चीजें आम है, शाम को मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये गाना वगैरह करना बहुत अच्छा। मैं अपने फादर के सामने बिल्कुल गाना नहीं गाती, ठीक है, स्कूल में जो सीखा कोई खास सीखा नहीं, क्योंकि हम गाते थे गला छोड़ के गाओ, खुल के गाओ, बोलो कातिब तकदीर मुझे इतना, मैं कैसे गाऊं भाई नहीं, आवाज खुली आवाज में गाओ। तो हम बहुत डरते थे, जहाँ गाना वाना हो तो हम खिसक जाते थे, नहीं गया, फिर वो बैठा के बोलेंगे नहीं, पंकज मल्लिक के सुर में गाओ, क्योंकि वो पंकज मल्लिक के स्टूडेंट थे, और हम कहा आजा आई बाहर, हमें ये सब अच्छा लगता था। used to get very upset कि ये क्या कर रही है, ये गाना जो करो अच्छा वाले गाना गाओ। एंड ही वुड ऑलवेज से वो झन 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 पायल, सुना कभी नहीं, पुरानी फिल्मों के संगीत में ही सुनते थे। अब मेरी मौसी मम्मी ये सब बहुत अच्छा गाती थी, तो बोले इस तरह से गाओ, कहाँ उस तरह से गाओ, हम तो जापान, लव इन टोक्यो, ये सब गाना हमें अच्छा लगता था। तो ये थोड़ा टसल होता था। और इस मामले में, संगीत के मामले में मैं आपको बोलूं, my father wanted me to learn sitar and I wanted to learn guitar. इस चक्कर में ना तो ये सीखा ना तो वो सीखा। मैं 13 साल की थी, मैं बताऊं आपको, जब मुझे सबसे पहले 13.5 साल की फिल्म ऑफर आई थी। फादर से इसका दिमाग मत खराब करो। शायद जब वो ऑफर आई थी ना, तब मेरे दिमाग में मैं फिल्म करती, टेलीविजन में आती, तब वो कीड़ा मेरे दिमाग में घुसा था। थिएटर वाज फाइन, absolutely, because my father also he used to participate in Shakespeare's plays and all, जब भी टाइम मिला, you know, amateur plays जैसे होते हैं, पर he was very कि करो जो भी करो, पढ़ाई पहले। अब मैं सच बताऊं, वो बहुत जरूरी है, वो और कुछ नहीं, कम से कम आपके दिमाग को you know that openness जो होता है वो है। इस तरह से हर जगह घूम घूम के, और क्या फायदा हुआ कि अलग अलग जगह हम रहे, तो वहां का जो कल्चर, वहां की जो भाषा, अब देखिए हमारे भारत में तो 20 किलोमीटर में डायलेक्ट बदल जाती है, खासकर हिंदी की
हम वहां के तो हम अपने भाषा के लिए ना डायलेक्ट बदल जाती है, तो उस तरह से। अच्छा, जब रेडियो का ऐसा है, किसी ने सुना मुझे कि अच्छी आवाज, किसी ने बोला पता ये गाना, किसी ने मेरे डैडी को ही बोला, इसको क्यों बोल रहे हो चिल्ला चिल्ला के गाने, इसकी माइक की आवाज है भाई, ठीक है गाने दो, माइक्रोफोन में गाएगी, अपने आप पता चल जाएगा। तो नहीं रियाज। तो फिर उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया कि तुम्हें पता कृष्णचंद्र दे, मतलब हमारे मन्ना डे के जो चाचा थे, वो तो काना कृष्ण, ही वाज ब्लाइंड बट ग्रेट सिंगर। सुनो सुनो रे कृष्ण, आई मीन माय दादी एंड माय फादर दे वुड सिंग दीज सॉन्ग्स। इस एटमॉस्फेयर में पली बड़ी मैं। बोलते तो तुम्हें पता है वो पानी में यहाँ तक पेट तक पानी में रह के वो रियाज करते थे, गाने का रियाज उस तरह से करते थे, नदी में, गंगा में, जिससे कि आवाज खुल के आए। खुल के आए, यहाँ सुबह सुबह उठा देते हो, उसमें हमें परेशानी होती है, अब गंगा में जाके कौन रियाज करे बताइए। इसलिए गाना सीखने के चलो आए हैं, और वो बोलेंगे गांगुली साहब कुछ सीरियस वीरियस नहीं थी, मैं सच बता, मैं उनके सामने बड़ी सीरियस। मैं भी जैसे ऐसे रुक करते थे, मैं किया करती थी, तो वो समझते थे कितनी समझदार लड़की है ये, इनको। मेरी सिस्टर्स हंसा करती थी कैसे करती, यू नो, एंड आई वुड जस्ट मेक अ फेस जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। सो माय फादर वुड से यस, आपके गुरुजी बोले सीखो। मैंने कहा नहीं सीखना, कहाँ सीखना, हम तो टेबल पीट पीट कर गाते थे। मेरी दादी बोलती थी क्यों गले का सत्यानाश कर रही हो, ठीक से गाओ। मैंने कहा नहीं दादी, यह अंग्रेजी में कवाली है। तो हाँ क्या अंग्रेजी में कवाली, पीट पीट। अरे भाई देखो, हम कीर्तन गाते हैं शाम को, थोड़ा जब मैं पूजा करती हूँ, संध्या भी करती हूँ, तो आके जरा भजन वजन सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, कुछ मजा आए। एक दिन बैठ के मेरा ठीक है, मैं मेरी बहनें और हम बैठ के गाने लगे, दिस वर्ल्ड इज नॉट माय होम। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा तुमने बोला था कीर्तन गाने, तो हम लोग अंग्रेजी में कीर्तन गा रहे हैं। तो उन्होंने भी हमें काफी लिफ्ट दी थी, मैं बताऊं आपको, कि चलो करो। इस तरह से हमारा बचपन आई वुड से 9 साल की उम्र से मैं थिएटर कर रही हूँ। और टैबलू तो जैसे होता ही है ना, टैगोर के ऊपर चंडालिका, और डांस पेज चित्रांगदा, चंडालिका। फिर थिएटर किया, कलकत्ता में किया, पर उस वक्त सिंस आई वाज अ किड, तो वो बच्चों वाला ही वही सब मिलता था, कोई बड़े का नहीं। बड़े का मैं बोलूंगी शीला जी का। दिल्ली में शीला भाटिया, लौका ब्लड वेडिंग के सारे उर्दू ट्रांसलेशन वो सब, यात्रिक ग्रुप से मैं जुड़ी थी, अंग्रेजी थिएटर यात्रिक ग्रुप से, और हिंदी उर्दू शीला जी के साथ। टेलीविजन में आना एक वाकई में इत्तेफाक है। उसी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में जब मैं पढ़ा रही थी, तो रेडियो तो करती थी, तो मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को ले गई थी शेक्सपियर के प्ले रिकॉर्ड कराती थी। तो वहां दूरदर्शन को, ये इम्तियाज अली नाम था उनका, दूरदर्शन से आए हुए थे, तो उन्होंने कहा आप श्रीनगर आ सकती हैं। तब मेरे हस्बैंड फील्ड में पोस्टेड थे, तो मैंने कहा हाँ, जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग होगी तो मैं आ सकती हूँ। तो नहीं, आइए ऑडिशन के लिए। फर्स्ट टाइम आई हैड हर्ड दैट ऑडिशन ही क्या। मैंने किसी ने आपका चेहरा मुहरा, मतलब टेलीविजन में स्क्रीन लायक हैं आप, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम, स्कूल से आई हूँ लोग को लेके, जिस काम के लिए आई हूँ कम से कम उसे तो पूरा कर लूँ। फिर बोलते नहीं आएंगे तो आ जाइए। वहां से श्रीनगर पोस्टिंग तो नहीं, वो फील्ड में थे। मैं जम्मू में रहती जब मैं पढ़ाती थी, आप तो जम्मू जानती हैं, 219 पैलेस रोड, वो क्या लूथरा एकेडमी के साथ, वहां रहती थी। और कॉन्वेंट था गांधीनगर में। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल बस आता था, मैं जाती थी वहां पर, और 9th 10th 7th 8th 9th 10th को पढ़ाती थी। और आई लव, आज भी मैं पढ़ाना, कोई मुझे लेक्चर देने कह देना, समझाने को, वाह, मतलब मेरी तो जिंदगी बन गई। once a teacher always a teacher। अब ऑलवेज। मैं जब सपने सुहाने लड़क बन के कर रही थी एक सीरियल, तो लड़की बनी थी रचना महिमा, तो एग्जाम था, मैंने कहा क्या पढ़ रही हो? साइंस। मैंने कहा क्या किताब देख देख के पढ़ रही हो, हटो क्या है? तो नहीं मैम, इट रेस्पिरेशन। स्टॉप इट, कम आई टेल यू। फिर मैंने एरोबिक शुरू किया ऑक्सीजन के साथ। ऐसे मेरी मुंह दिख रही है, वो तो बिना किताब के आप कैसे पढ़ाती? मैंने कहा ये मेरा सब्जेक्ट है भाई, इसमें किताब देखने की कोई, इसमें क्या कहते हैं, टेबल्स थोड़ी है, आंकड़े थोड़ी देखने हैं, ये तो इट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। मुझे आप मुझे पढ़ा देंगे? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा दूंगी, आ जाओ। तो मजा आ गया।
तो कभी भी वो फ्री रहती थी, मैं फ्री रहती, मैंने कहा किताब ले आओ, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। तो अदरवाइज ऑल्सो मैं सच कहती हूँ काजल जी, मुझे ना बड़ा मजा आता था। अपने वैनिटी वैन में रहती थी, जो वहाँ के जो वैनिटी वाले आते थे कि मैडम आप उनको हमें भी पढ़ा दो। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाऊंगी, क्यों नहीं पढ़ाऊंगी आप। तो वो टाइम पे आके वो अच्छा ये ऐसा, और सबको दिल करता था क्या, कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश, और कुछ पढ़ाई नहीं। यस, थैंक यू वेरी मच, हाउ आर यू, आई लाइक इट, मतलब ये सब पढ़ना उनको होता था। नॉट दैट दे वर इंटरेस्टेड इन सीरियस स्टडीज, वो जितने भी है, पर ठीक था। आई मीन यू मजा आता था मुझे, आज भी मैं बहुत इंजॉय करती हूँ पढ़ाने। तो जम्मू में जब कोई आए थे कि भाई आप आओ, उसके बाद जलंधर आए। जब हम जलंधर आए तो अगेन somebody saw me and said that आप दूरदर्शन केंद्र आइए आप। कहा बता, एक फोटोग्राफ भेज दीजिए करिए। उस वक्त वहां पर डायरेक्टर जो थे वो थे मिस्टर A.S. तातारी, सुहेल तातारी's father, he was there, and डेप्टी डायरेक्टर थे देवेंद्र गोस्वामी। तो बुलाया उन्होंने पहले दिन, और वहां पर ना 1980 की बात कर रही, दिसंबर में 40 साल हो जाएंगे टेलीविजन करते हुए। वो घर वाला वो सीन था, बड़े मुश्किल से। मैंने बोला आज तो मैंने बालों में तेल लगाया हुआ है, मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रही मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। पर 2-3 बार बोला तो मैं रिक्शे में, जलंधर में तो कुछ था ही नहीं, हस्बैंड मेरे ऑफिस में कौन लेके जाएगा। मेरी मदर इन लॉ भी थी उस वक्त, उन्होंने कहा क्या से हल्ला मचा रही है, बुला रहे तो हुआ। मैंने कहा रिक्शे में खट्टर खट्टर करती हुई मैं पहुंची वहां। जैसे मैं वहां पहुंची, अच्छे जी ये करूँ वो करूँ वो करूँ। जो ऑडिशन भी बहुत मजेदार था, बहुत। मैं घुसी स्टूडियो में, कुछ पता नहीं ना, अपना ऑडियो स्टूडियो अलग होता है, वीडियो स्टूडियो अलग होता है, बिल्कुल बहुत फर्क है ना दोनों में, ऑडियो स्टूडियो में वीडियो। वो बात यहाँ तो हमें ऑडियो में दिख रहा है भाई, कैसे करो ये करो बता, वहां पर किसी कुछ नहीं पता। मल्टी कंसोल में बैठे, मल्टी कैमरा लगा हुआ है, वो बोल रहे हैं ये बोलो, कान में क्या बोलूं। तो किसी ने मुझे बोला, बोलिए छतरी, छतरी मालूम, अच्छा छतरी। फिर उसने कुछ और बोला ऐसा ही। मैंने कहा हाँ क्या बोल रहे हैं आप मुझे कहने के लिए। फिर बोलता अच्छा नहीं नहीं सुनिए, वो जो जाति होती है ना वो बोलिए। मैंने कहा ओ क्षत्रिय, तो बोला हाँ क्षत्रिय, अब पास हो गई जाइए। So that was supposed to be audition. अच्छा फिर एक सुरेंद्र साहनी थे, उनके साथ मैंने बहुत, आपने लिखा व्यूअर्स लेटर वगैरह जालंधर, तो आई बोली आइए चलिए थोड़ा कर लेते हैं। देखा तो मैंने सोचा मैं उनको समझाऊं। अच्छा पंजाबी का ज्ञान होना बहुत जरूरी था जालंधर दूरदर्शन। So I could speak. My friends were Punjabi, so I could not, because I'm married a Punjabi, उससे कोई नहीं लेना, पहले ही मुझे पता था। तो थोड़ा बहुत गुरमुखी भी देख लेती हूँ, वो उठन बैठन का सही तरीका, टांडा उड़मुड़ पठानकोट स्टेशन में जो दिखा रहता है वो किताब से मैं कर लेती थी। तो फिर जब वहां गए तो उन्होंने बातचीत की कि हाँ भाई जरा पढ़िए, खत को पढ़िए। तो मैं जरा अपना नॉलेज दिखाने की कोशिश कर, उसमें लिखा था केयर ऑफ। तो मैंने कहा जी हाँ ये खत आया है मार्फत 56 एपीओ, सो दैट ही नोस कि इट्स नॉट, आई विल नॉट से 56 एपीओ। तो फिर उन्होंने कहा कि ये क्या कर रही हैं आप, आपके हस्बैंड क्योंकि आर्मी में है तो पक्षपात कर रही है। गुस्सा आया, मुझे नहीं पता था कि वो टेस्टिंग मी और समथिंग। इतना गुस्सा, मैंने कहा देखिए मिस्टर सानी, मैं जो पक्षपात कर रही हूँ, आपको पता है 56 एपीओ बॉर्डर एरिया है, हाँ इट्स दैट, आप भी करिए पक्षपात, नहीं तो मेरा जो होगा सो होगा, आपका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसके बाद गए बोले देवी तुम तो बहुत, मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे थे आप, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा था कि मान लो ऐसा कुछ हो जाए, हाउ यू टू डू। तो बिल्कुल अनाड़ी थी मैं, और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। हाफ बेक्ड आइडिया था, कुछ नहीं मालूम कहाँ क्या था। कोई मुझे समझा रहा था, मुझे लाल वाला बटन वाला वो, हाँ क्या कौन सा लाल बटन, हाँ तो मतलब उस तरफ देख के बोलो, बिल्कुल नहीं। इस तरह से मैं टेलीविजन में इत्तेफाक से मेरा पहला प्ले था, व्यूअर्स लेटर्स करती थी। फिर मैं दिल्ली आई जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हुई। देखिए मैं बताऊं ये सब प्रीडेस्टिन्ड होता है। वो बचपन में जो मुझे फिल्म का रोल ऑफर किया था, वो जो मेरे दिमाग में था कि हाय अगर मैं नया एक्टर बनने से मजा आएगा, वो शायद तब के रह गया। पर ऐसे रास्ते बने कि ultimately I started with television. पढ़ाती थी उस पर, I was teaching side by side
और इसीलिए हम लोग में काफी लोग स्टूडेंट्स थे जो कि कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो उनके लिए मेरे लिए उन्होंने 2:30-3 बजे के बाद रिहर्सल रखा और हम लोग सब गुड़गांव जाते थे अपर्णा स्टूडियो में, रात भर शूटिंग करते थे, 2-2:30 बजे वापस आते थे और सुबह मैं स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट अपना था इसलिए कभी प्रिपरेशन की जरूरत। साइंस पढ़ाओ, थिएटर पढ़ाओ तो ओके, डिक्शन पढ़ाओ तो यू नो व्हाट इट इज, आई मीन इट इज योर प्रिपरेशन विथ योरसेल्फ, यू डोंट नो, वो तो आते जाते भी करते। इस तरह से मैं टेलीविजन में आई। तो जब यहाँ आए हम लोग के लिए मिस्टर गोस्वामी मेक्सिको गए हुए थे, तो वो सोप ऑपरा क्या होता है, अब सोप ऑपरा भी सोप ऑपरा नाम की, क्योंकि साबुन कंपनी उसको स्पॉन्सर करती है, हमारा तो कोलगेट स्पॉन्सर किया था, पर नाम सोप ऑपरा इस तरह फिर हम लोग ने किया। अब हम लोग में मनोहर, मैं क्रेडिट देती हूँ मनोहर श्याम जोशी, ही वॉज द राइटर। एक मेरा एपिसोड था कि ये छोटी सी है भागवंती, तब उन्होंने कहा कि अरे ये एक जैसी शक्ल वाली कहाँ से ढूंढ लाए, बोलते नहीं वो है असली, हम उनको ऐसा बनाते हैं करके। देन आई स्टार्टेड टेलीविजन। फिल्म के ऑफर आने शुरू हुए, बट इट वाज नॉट पॉसिबल सिंस आई वाज टीचिंग, तो छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल है। फिर धीरे धीरे एक बार गला बहुत खराब हो गया, तो डॉक्टर ने कहा 6 महीने का रेस्ट दो अपने वॉइस को। थैंक गॉड आई हैड हम लोग टू फॉल बैक ऑन, बुनियाद टू फॉल बैक ऑन। तब से मेरा गाना वाना सब खत्म हो गया, तो गले में वो पॉलिप्स हो गए थे मेरे वोकल कॉर्ड, तो गाना तो गया, but then I continued with television, theater and films. I started getting इस तरह से मैं यहाँ आई। हाँ, जैसे कहते हैं ना, जो कुछ स्ट्रगल ऐसा था कि काम के लिए कोई स्ट्रगल, मतलब people loved me, appreciated my work, पर बच्चों के साथ हर भी देखना, ठीक है, और आगे जाना, और टचवुड बोलना नहीं चाहिए, my daughters have not let me down. They have given me full support. They have not let me down. My elder daughter, she's an entrepreneur. She's Hindu से उसने post graduation की, फिर CIA से उसने B.Ed किया, and always top. मेरी छोटी बेटी जो है वो ऑल इंडिया 12th में ऑल इंडिया टॉपर। मैंने सिर्फ उनसे ये कहा था कि देखो बेटा, मैं शूटिंग के लिए जाती हूँ, हाँ, और मेरी मेड जो थी elderly 2 women, my help, God bless their soul, जब मुझे पहली बार फिल्म मिला, तो ये सारा प्री-डेस्टिनी, नहीं तो वो मेरे यहाँ क्यों काम करेगी, किसी ने उसको निकाल दिया, मिस आउट कर रहे थे, मैंने कहा आ जाओ मेरे साहब जी, मुझे ये आता, मैंने कहा मैं ना तो किसी का सर, तुम मेरे घर में कैसी हो, मेरे से क्या हो, दैट्स व्हाट मैटर्स, मुझे और किसी से नहीं सुनना किसके यहाँ तुमने क्या किया। फिर वो आया, मैं सब बोलते इसको तो मिस आउट करेंगे, मैंने कहा अभी तो इसको कोई आउट नहीं कर सकता, नाउ शी इज विथ मी, आई हैव टू लुक आफ्टर हर, कोई नहीं निकाल सकता है अभी इसको। तो उस जब फिल्म आया, मैंने कहा कलावती जी मैं कैसे जाऊं, छोटे बच्चे, बोलते आप जाओ ना मेम साहब, मैं संभाल लूंगी, मैं रात को आके बच्चों के पास। सो दैट्स हाउ आई दाता जो मैंने एक्सेप्ट किया, जिसमें मैं मिठुन चक्रवर्ती की मदर बनी, उसने भी हंसना शुरू किया, मुझे देखा आप मेरी माँ बनी है, तो पता लगा। आई क्वाइट एंजॉयड जब वो एज डालते थे, सफेद बात, मतलब मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिसने अपना बुढ़ापा देखा। क्या बात। In my 20s, 27, 28, 29, मैंने देख लीजिए मैं 42 साल में, 60 साल में कैसी कुछ वैसे हूँ कि नहीं हूँ, सब अपना बचपन याद करते हैं, मैंने अपना बुढ़ापा देखा इस तरह से। तो हाँ, घर के लिए माय होम रन स्मूथली, बच्चे लुक आफ्टर होम। तो मेरे हस्बैंड फील्ड स्टेशन, पहले श्रीलंका में थे, फिर फील्ड स्टेशन में थे, मैं यहाँ दिल्ली में थी बच्चों के साथ, तो सिंगल हैंडेड 5 साल सिंगल हैंडेड आई लुक्ड आफ्टर देम, बट माय चिल्ड्रन दे डिड नॉट, आई मीन उन्होंने मुझे लेट डाउन किया। क्रेडिट गोज टू देम इफ आई एम कंटिन्यूइंग इन दिस। सो इंस्पायरिंग, इतनी खूबसूरत बात जो खास तौर पे आपने कही कि स्टडीज कितनी इम्पोर्टेंट है, आप सब कुछ करिए लेकिन अपनी जो आपकी एजुकेशन है उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ये आजकल की बहुत जरूरी है, ये आजकल की जो यंग जनरेशन है उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि स्टडीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद दिमाग खोल देता है। और मैंने अपने बच्चों को बोला था, मैंने कहा देखो बेटा, यू आर गुड इन स्टडीज, पर मान लो अभी तुम अच्छा करोगी ना, क्रेडिट तुम्हें जाएगी, और अगर अच्छा नहीं करोगी तो डिस्क्रेडिट मुझे,
कि माँ देखो यहाँ शूटिंग कर रही है, इधर जा रही है, रात को रिकॉर्डिंग कर रही है, वो भी ऑडियो कर रही है, वो कर रही है, बच्चों का ध्यान नहीं देता है। ऐसा तो होना ही होना है, ऐसा तो होना ही होना है। दे हैव नॉट। अच्छा, और कुछ अजीब था आपका काजल जी, मैं आपको बताऊं, जब ये काम के लिए आते थे ना, बोलते थे हाँ भाई आप ये करो, एंड माय चिल्ड्रन आल्सो लाफ। जब मैं पढ़ाती थी तो मैं बोलती चलो चलो अपना होमवर्क लाओ, कम एंड फिनिश इट, मुझे अभी लेसन प्लान करना है। बच्चे, मैंने कहा तुम्हारे लिए मेरे 9th के 10th के 11th 12th के जो क्लासेस हैं, इतने इतने, आई कांट जेपरडाइज देयर स्टडीज, कम एंड फिनिश ऑफ योर वर्क, दूध पियो, जाओ खेलो, पहले होमवर्क कर लो, सो दैट आई एम फ्री। और जब जब मैं इस फील्ड में आई, उस वक्त मैं बोलती नहीं, अभी मैं कोई असाइनमेंट नहीं लूंगी, मेरे बच्चों के एग्जाम्स हैं अभी, नो थैंक यू, 3 महीने बाद। तो बोलती थी बड़ा अजीब हिसाब किताब है मम्मी, जब आप हम जब पढ़ते। जी हेलो। बहुत ही, जी जी मैं सुन रही हूँ आपको, जी जी। अच्छा, बस आपको तो कैमरा उसके रुक गया, बाद, कैमरा रुक गया आपका, हाँ कैमरा रुक वही गया मैं आपका। देख रही हूँ, हाँ हाँ वही कैमरा आप दिख रही हैं, आप आवाज आ रही है लेकिन कैमरा दिख रहा है। रुक बहुत गया ही, कैमरा। आपका कैमरा रुक गया है, स्टिल हो गया है, लेकिन आपकी आवाज आ रही है। शायद हिल गया होगा, कुछ हो गया होगा, हाँ ये मैं देख दोबारा। रही हूँ। बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है। हमारे साथ जितने भी आज व्यूअर्स आए हैं, मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सक्षम थैंक यू जुड़ने के लिए। हरविंदर कौर बबरी जी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रद्धा थैंक्स। ब्रीता ठाकुर जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज श्रद्धा थैंक यू। राजीव जी शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। अयाश शारिफ साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी जुड़ने के लिए। विजयपाल दीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संध्रा मल्होत्रा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजयदीप सिंह थैंक यू। महाराज शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद गिलानी साहब थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अर्चना प्रभाकर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरजीत जी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अय्या शारी साहब ने लिखा है कि शी स्टिल हैविंग द सेम एनर्जी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर। यस शी स्टिल हैविंग द सेम एनर्जी। और कितनी खूबसूरत बातें इन्होंने कही हैं अपनी जर्नी से जुड़ी हुई। और जो सबसे बड़ी जो मुझे इम्पोर्टेंट की बात लगी वो यही कि स्टडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत 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 जरूरी है। इट अनिशा इज। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत इरशाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। निखिल दीवान हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू निखिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है जयश्री जी की। जो फिर से मैं ये कहूंगी, जितने भी यंग परफॉर्मर्स हमें देख रहे हैं, जिन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बात कही कि पढ़ाई आप कुछ भी करिए, लेकिन जो आपकी स्टडीज है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो मेंटल हॉराइजन है वो ब्रॉड हो जाता है से। जी एक और चीज है, वेलकम बैक। एक और, थैंक यू सो मच। एक और चीज, पढ़ाई आपको जी कभी लेट डाउन नहीं करेगी, कभी जी नहीं करेगी। और क्योंकि हमारा यस जो फील्ड है, काजल जी आप भी जुड़ी हुई हैं, मैं भी जुड़ी हुई हूँ, आप तो अदरवाइज ऑल्सो, आई मीन ये तो आपका जॉब भी है, परमानेंट यू नो जॉब है जी आपका। जी एवरीबडी जी कैन नॉट बी दैट लकी कि जो आप करते हो जी वो जॉब मिले, यू नो 9 to 5 जॉब मिले। पर उसके लिए ट्रू बहुत जद्दोजहद, यू हैव टू बी रियली डेडिकेटेड। मैं जब यस देखती हूँ, जब मैं आकाशवाणी जाती थी, जो प्लेस करते थे, हम तो कह दे कि भाई पता वो कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, नहीं आने, सॉरी इस बार नहीं कर पाऊंगी। आप तो नहीं कर सकती हैं, आपको तो जाना ही जाना है, जैसे तैसे आपको प्ले तैयार करना है। ये तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। इट इज नॉट अ, लोग कहते हैं ना ग्लैमर फील्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ग्लैमर है लोगों के लिए जो देखता है। बहुत मेहनत बहुत 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 मेहनत है, शिद्दत के साथ, और टोटल डेडिकेशन है ये। और एक और बिल्कुल चीज है जो मैं समझती हूँ कि, एक मैं बताती हूँ मेरे फिल्म का जो जर्नी के टाइम कैसे कैसे लोगों से मिले। एक एक्टर की बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब आप एक आइकॉन बन, मतलब आप एक सेलिब्रिटी, आपकी सेलिब्रिटी में नहीं बोलूंगी मैं, मतलब आप चाहे कुछ भी काम करो आपका चेहरा पहचाना जाता है, जी ठीक है ना। जी मतलब आपका हम्म, कॉन्डक्ट दिखता है, आप हम्म, कैसे बात करते हो, आप कैसे चलते, और लोगों को अच्छा, एक बड़ा अजीब अजीब हादसा मेरे साथ हुआ, मैं बताऊं, नोएडा में ही। मैं हम्म, नॉर्मली साड़ी वाड़ी बड़े फॉर्मल ओकेजन में पहनती,
कल आपने देखा होगा जब हमने ये ड्राई ये किया था, तो मैं लूज टॉप एंड वो प्लाजो वगैरह पहन के मैं बहुत कंफर्टेबल होता है और कुछ नहीं, दैट्स अबाउट ऑल। सर्दियों में सूट क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो क्या हुआ, मैं ऐसे ही शायद प्लाजो कुछ ऊपर, तो सर्दी का वक्त था, शॉल लेके गई, तो बातचीत शुरू हुई कि हाँ मैं तो जो फैन हूँ, मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है, बहुत बड़ी फैन। मैंने कहा अच्छा, वेरी स्वीट, कहाँ रहती हैं आप? बातचीत हुई, फिर बोलती है और वो तो कपड़े भी आप ही जैसे पहनती है, और कमाल की बात है कि आप लोग मतलब आप ही की तरह है, कुछ भी उल जलूल पहन लो अच्छा दिखता है। मैंने बोला एक मिनट, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हैं, ये क्या बोल रही हैं आप? बोले नहीं नहीं, अगर हम पहने तो नहीं लगेंगे अच्छे, मतलब आप जैसे पहनी हुई है, एक शॉल ले दिया, कुछ कर लिया, सर ढांक लिया आपने, ठंड सर्द है, यू आर नॉट बॉदर्ड कि कैसी लगेंगी नहीं लगेंगी। तो इस किस्म, मतलब आप सोचिए, चाहे कुछ भी, मेरी बेटी भी कोई उलझल हुई, ये क्या बोल रही हैं आप? फिर मैंने सोचा कि हाँ, मैं बाहर जा रही हूँ तो ढंग के साड़ी वाड़ी पहन के जाओ तो कोई ऐसा बोलेगा नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी, पढ़ाई, और खासकर मैं आपको पढ़ाई कभी लेट डाउन, आपको कभी नहीं, कई बार, कभी नहीं। कई बार मुझे, बिल्कुल, मैं कई बार जब होता था ना करके, मैंने सोचती भी थी कि किया ने, एक तो मैंने अपनी यंग एज में बुढ़ापे का रोल किया, तो बुढ़ा तो कभी भी हो सकता है ना, 65 से 75 से 85 से 95, 105, 115, 120, कुछ भी साल बन के आप कर ले सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये बोलती हूँ कि एज फार एज वर्क कंसर्न, आप निजी जिंदगी में क्या, पढ़ाई अगर हो, आज तो मैं बोलती कि मैं पेड़ के नीचे ना माइक्रोस्कोप लेके बैठ जाऊं ना, ब्लड स्लाइड बनाऊं, ये बनाऊं, उसमें भी आ जाएंगे, मतलब कंफर्ट जोन हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्ट जोन हो जाएगा। अब मैं देख रही थी कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन के वक्त कोई सुसाइड हो रहा है, ये बोल रहा है, वो बोला, तो किसी ने मुझे बोला कि आप ना एक मोटिवेशनल, आप, मैंने कहा मैं क्या मोटिवेशनल लेक्चर दूंगी, मतलब नहीं, पैर उतना ही फैलाओ जितनी चादर ले। अचानक आजकल हो क्या रहा है, आजकल यंगस्टर्स जाके चकाचौंध में बड़ा घर भी बुक कर लिया, गाड़ी भी बुक कर ली, ये भी कर लिया, और फिर ईएमआई देना मुश्किल, क्योंकि काम है कभी, काम कभी नहीं। उस वक्त क्या करोगे आप? अचानक एक महीने तो आपने 5 लाख 6 लाख आपने कमा लिया, नॉट नेसेसरी कि नेक्स्ट मंथ भी आपका 5-6 लाख ही होगा, ऐसा नहीं है। तो उतना ही करो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। ये जो हमारे जो दोहे उहे बना के जो हमें समझाने के लिए छोड़ गए है ना, बहुत मायने रखता है उसका, बहुत मायने रखता है, बिल्कुल बहुत मायने रखता है, बिल्कुल। वही बात है। निखिल यंगस्टर्स लिखते को, हैं कि निखिल दीवान का मैसेज है, वो निकले हैं कि मेरा फर्स्ट टीवी सीरियल आपके साथ था एंड इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस आपके साथ काम करना। निखिल ना मेरा, हाँ मेरा बेटा बना था ना। निखिल मेरा बेटा बना था, 2 बार मेरा बेटा बना था निखिल। एक बार वो शायद सूटकेस कुछ था, इट्स कॉमेडी, और एक बार बहुत अच्छी स्टोरी थी, पता निखिल को याद है, क्या कहते हैं, जिसमें मैं उसकी माँ बनी थी और मैंने सुसाइड, माँ मतलब बीवी सास को फंसाने के लिए सुसाइड कर लेती है और माँ जेल जाती है। ये 94, 94, 93, 94, 94, 95। निखिल, हाय निखिल, हाउ आर यू? आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि जितनी चादर हो उतनी पैर पसारो, और लोग चकाचौंध में सब कुछ खरीद लेते हैं, तो इतनी परफॉर्मेंस, सो परफॉर्मेंस, बहुत सच बात है, ये बहुत सटीक बात है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर बोलेंगे ये नहीं, मतलब बहुत तकलीफ होती है, पता है, ये कर लिया वो, अच्छा मुझे कई बार बोला, आप मानेंगे नहीं, मैं झूमे जीआरए कर रही थी 2006 2007 में, और मैं बॉम्बे गई भी, मैं बताऊं, बहुत बोला कि आ जाओ, क्या कर रही हो आपको रॉन, आप सुनाई दे रही है, मैं शायद कैमरा नहीं है, सुन कैमरा रही है, रुक एक गया है। मिनट, हाँ कैमरा रुक गया, अब भी हो जाएगा, अब भी आ जाएगा, अब भी आ जाएगा, मैं मीनवाइल फिर से वेलकम कहती हूँ, जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं। नोबिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, चयनिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निखिल, हाँ निखिल वापस, जो मैम ने उनको हेलो बोला था, जी आपका मैसेज उन तक पहुंच गया है। और
बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये सच में वाकई बहुत जरूरी बात है कि आपके पास, अगर आप बाहर काम कर रहे हो, खासतौर पे फिल्में कर रहे हो, जैसे आजकल लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, आज आप इतनी चीजें अफोर्ड कर सकते हो, कल काम नहीं हो सकता, तो चीजें बहुत संभल के चलना होगा। जी वेलकम बैक जी। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि आपका, चाहे डिक्शन की बात करें, आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, आप आकाशवाणी की ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं। नाटकों की अगर हम बात करें तो जी आकाशवाणी का कितना इम्पैक्ट रहा आपका, और कैसा अनुभव रहा आपका आकाशवाणी के नाटकों को लेकर? देखिए, मैं तो हर आर्टिस्ट को, मैं यहाँ पर डीन भी थी, फैकल्टी ऑफ एक्टिंग, मैं उनको जी खास वहां पर ऑडियो स्टूडियो में ले जाया करती थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर आप अपना डायलॉग डिलीवरी सुधारना चाहते हो, थ्रो जिसको कहते हैं ना, टोनेशन, इंटोनेशन, जी 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 क्योंकि देखिए आज भी मैं बताऊं आपको, अब मुझसे कई लोग पूछते हैं आपने स्टेज किया है, आपने फिल्म की है, आपने टेलीविजन की है, रेडियो का नाम नहीं लेते हैं कि किस में, मैंने कहा रेडियो जो सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल रेडियो, मैंने कहा यू हैव टू क्रिएट विजुअल थ्रू ऑडियो माय डियर। वहां आप जब देखते हैं बर्फ, स्विट्जरलैंड में आप देख रहे हैं बर्फ, वो ठंडी, यहाँ पर वो कितनी ठंडी है ना, देखो ना मेरी आवाज, मैंने कहा विथ योर वॉइस यू हैव टू, वहां ग्लिसरीन है, आपका मेकअप है, करके आपके टप टप आंसू बह रहे हैं और इतना आर्टिफिशियल रोना करते हैं आप, और यहाँ पर आपकी आवाज से इतनी तकलीफ हो रही है मुझे, मैं क्या बताऊं, कैसे समझा। आई सेड फ्रॉम योर वॉइस यू हैव टू क्रिएट दैट, ऐसे नहीं कर सकते हो आप। मोस्ट, आज भी मुझे मोस्ट फैसिनेटिंग लगता है आकाशवाणी, वहां का प्लेस, वहां का बहुत, मैं सच बताऊं जब यहाँ पर आकाशवाणी में सुदर्शन जी हुआ करते थे और वो हुआ करते थे, दानिश दानिश जी हुआ करते थे, दानिश जी दानिश इकबाल, जी हाँ हाँ, फिर अपने वो बैनर्जी, सुशील बैनर्जी, कमल 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 राय, कमल कमल दत्त कमल दत्त, कमल दत्त कमल जी दत्त, कमल दत्त। अच्छा, उसके बाद हम लोग जाते थे, स्टेज प्लेस करते थे सारा, इतना किया, भगवत अच्युतम, वीएम भडोला, वरुण फादर, इतना हमने क्या हुआ। जब मैं बॉम्बे गई, मैंने किसी के, मुझे पर्सेस ने मुझे खाने पे बुलाया, तो आप जानती हैं, मैंने कहा जानती हूँ, कि वो याद कर रहे थे आपको, मेरे को मिला, नंबर मिला, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा हेलो, आप जयश्री अरोरा को जानती हैं? जानते हैं आप? मुझे जानता हूँ, और ये आवाज उसी की है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा। पहले उसने पूछा कि जयश्री जी आई हुई थी, आपको याद? अरे बहुत काम किया हमने उस लड़की के साथ, बहुत काम किया। और मैं जरा वनमाला, मैं इतनी ढूंढती रही, मुझे वनमाला नहीं मिली, मैं बताऊं। एक दिन मैं बैठी हुई थी, मुझे पता तुम ऐसे दुबली पतली क्योंकि तुम इस तरह से ना वज्रासन में बैठती है, किसी ने तुम्हें बताया? वो पुरानी क्या कहते हैं, इसके साथ पृथ्वीराज कपूर के साथ एक वनमाला हुआ करती थी। मैंने कहा हाँ, मेरी नानी वानी बात करती थी वनमाला की, तो तुम्हारी शक्ल, मैंने कहा कहाँ ले गए आप? अरे आज के जमाने के कुछ बोलिए तो कोई बात भी बने, मतलब तुम्हारा चेहरा मुझे ना वनमाला से मिलता, मैं क्या बोलूं, कौन है वनमाला? बड़ी कोशिश कर, नहीं अच्छी हुआ करती थी, क्या समझती हो तुम? उनसे, उन वैसे लोगों के साथ काम किया, मैं बताऊं आपको, आज इतनी फिल्में, मुन्ना भाई लगे, वो जो है ना, वीएम वीएम भडोला, विश्व मोहन भडोला, आपके रेडियो के बहुत बड़े, बिल्कुल हमारे बहुत एक अच्छे, रेड आर्टिस्ट जी, बिल्कुल मतलब हम लोग बिल्कुल। सब बहुत, हमारा we used to have a lovely time, सच कहती हूँ। ऑल इंडिया रेडियो, लोगों ने तो मुझे इतना बेवकूफ, मतलब इतनी बातें सुनाई, मैं आपको कह नहीं सकती। ये शायद 93 की बात है, और उन्होंने, मैं वहां पर शायद चंद्रकांता कर रही थी, तो फोन करके बोला कि सुनो तुम रुक जाओ, बम्बई आई हुई हो, हमारा शेयर बच जाएगा, तो अभी फर्स्ट 28 या 27 ऐसा कुछ था, रिकॉर्डिंग, आ जाओ। मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकती, मैं मुझे जाके आना पड़ेगा। क्यों? मैंने कहा जिस दिन आप कर रहे हैं, मेरी ऑल इंडिया रेडियो में रिकॉर्डिंग है। तो तुम पागल हो, कितने पैसे मिलते हैं यहाँ? विल गिव यू 25,000 रुपीज। अच्छा, 4-5 घंटे लगे। मैंने कहा सॉरी, माई वर्ड मैटर्स, मैंने जबान दी क्या हुई है, बात, और क्या मैंने कहा ये नहीं, मैंने कहा दैट इज माई वर्क, आई एम कमिटेड, आई कैनॉट, बिल्कुल नहीं। और यही कारण है, मैंने डीन जब मैं थी, और इतना मुझे बॉम्बे से कॉल्स आ रहे थे और मैं जा नहीं पा रही थी, मैंने कहा दो नाव में ना पैर रख के चलना मुश्किल है, और खासकर जब आप पढ़ा रहे हो। तो मैं
जो जिस बात पे हम आकाशवाणी में उनको ले जाया करती थी स्टूडियो, ऑडियो स्टूडियो। आज अगर लोग मेरी डायलॉग डिलीवरी की तारीफ करते हैं, मॉड्यूलेशन की बात करते हैं कि देखिए वीडियो में ऑडियो में फर्क होता है, ठीक है ना। अभी आप जो मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, लोग देख रहे हैं, आप जो हम सर हिला रहे हैं, आप सर हिला रहे हैं, लोग देख पा रहे हैं। अब जब आप रेडियो में अगर आप मेरा तो अच्छा, नहीं वो बात है, अच्छा ये जो फिलर्स होते हैं बीच में, मैंने कहा ये तुम लोग को आना चाहिए। अच्छा, आप हैरान होंगी, वीडियो में मैं सबसे घबराती हूँ। मैंने बहुत डबिंग की हुई है, जब होम टीवी था ऐसे भी, जिसको कहते हैं रीजनल, उसके लैंग्वेज डबिंग बहुत की हुई है। मैं सबसे घबराती हूँ अपनी डबिंग करते हुए। जहां मैंने कहा डबिंग होगी, सुनो डबिंग होगी क्या, तब मैं क्या बात है, यू आर नॉट योर नॉर्मल सेल्फ, आज बहुत बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट जा रही है। मैंने कहा भाई डबिंग कराओ, ये सब मैं फिलर्स जो मैं डालती हूँ, ये तो मैं मर जाऊंगी करते हुए, इसलिए जो लिखा है उसको फिलर्स बहुत जरूरी है रेडियो के लिए, रेडियो के लिए तो बहुत जरूरी। एक्चुअली वीडियो में आप क्या करो, you know with your reaction you can even सांसों का बहुत इम्पैक्ट, बहुत जरूरी है नाटक में। अच्छा, दूसरी चीज मैं जब वीडियो करती थी, मैंने कहा आप लोग रेडियो में जाओ, पर्सपेक्टिव नहीं आता आप लोगों को, ये यहाँ पर लेपल लगा के आप घूमते रहते हो। चाहे अब देखो रेडियो में कितना हमारा कौन है, हम जाते आ रहे हैं, ये चीजें तो कौन बताइए, मतलब रेडियो जैसा, मैं तो आप मानेंगे नहीं, आई रियली मुझे तो रश का, मतलब आप लोग सुबह से शाम तक प्ले कराती हैं, आर्टिस्ट को कैसे कराना है, उनको कैसे करना करते हैं, ये जो इतना बड़ा एक हेल्म ऑफ द थिंग, तो बिल्कुल टोटल दादागिरी चलती है आप लोगों की। ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। तो एक बार मैं तब कहाँ रहती थी, मैं शायद कोपरनिकस मार्ग में रहती थी उस वक्त, ठीक नोएडा शिफ्ट करने से 1.5-2 साल पहले। तो मुझे दानिश जी ने फोन किया, हाँ क्या कर रही हैं आप, उस दिन मेरे घर में पार्टी थी। मैंने कहा मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। आ सकती हैं आधे घंटे लिया, मैंने पकड़ा, वो विवेक शौक वगैरह आए हुए थे, ही इज नो मोर, विवेक तो है नहीं है, तो जाके बहुत कॉमेडी में जो उसका, अच्छा लोग मुझे ट्रेजेडी क्वीन, दुखी, ये, और रेडियो में तो कॉमेडी, अच्छा हाँ ये क्या, रवि वासवानी के साथ भी वही हुआ था, मैंने एक नोक झोंक किया था, टोटल कॉमेडी, मतलब मजेदार। बलवंत गार्गी ने पता नहीं उनको क्या लगा, तो रवि सेट के ये क्या आप तो मीना कुमारी और जॉनी वॉकर को मिलाए हुए हो आप, शी एंड आई दीज टू, ये तो मीना कुमारी और जॉनी वॉकर, मतलब ट्रेजेडी कहाँ मीना कुमारी संजीदगी से करती थी, और मैंने कहा रवि जी आपको ये नहीं पता कि मीना कुमारी जी शुरू में वो कॉमेडी ही करती थी, चेक करिए आप, होमवर्क सही नहीं है आपका। And then he became such a good friend. Again, he is no more. बड़ी तकलीफ होती थी, हमने नोक झोंक किया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आप जो पूछ रही हैं, विदाउट जो रेडियो में काम कर चुका, जिसने रेडियो में काम किया है, जिसने रेडियो का जो माइक है, जो इधर जो डेड एंड है और इधर जिसने काम किया है, उसको डायलॉग डिलीवरी में कभी जिंदगी में परेशानी, उसको समझ है कि किस तरह से कहाँ पर पॉज देना है, कहाँ पर क्या करना है। तो रेडियो मेरे हिसाब से तो एक ये कंपलसरी, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि हर भारतीय को, खासकर हर भारतीय मेल को 3 साल फौज में रहना चाहिए, तभी उसमें डिसिप्लिन आएगा। उसी तरह से हर आर्टिस्ट को रेडियो में कम से कम साल भर का एक्सपीरियंस रेडियो में करो, उसके बाद जाओ आप फिल्म करो, टेलीविजन करो, और उसमें आधे लोग होंगे वो जाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं भैया रेडियो ही बहुत अच्छा हमारे, क्योंकि कुछ करने को रहता है। That's what it is. बिल्कुल सही। रेडियो आपको बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत, और आप रोज कुछ सिखा देता है, सब रोज कुछ, पहली बात बहुत कुछ सिखा देता है, रोज सिखा देता है। क्योंकि देखिए पहली बात, आपकी भाषा सबसे बड़ी चीज है। आज जो भाषा का जो ज्ञान है और आप अलग अलग तरह के प्ले करते हो, अलग अलग तरह के अलग अलग रीजनल प्लेस करते हो आप, उसमें जो आप चाहे कितने भी शुद्ध
भाषा बोलने, अगर आप एक गंवार, एक अनपढ़ औरत का कर रही हैं आप। अब मैं एक कबूतर फिल्म मैंने की थी, बहुत बढ़िया फिल्म, काफी अवार्ड जीता। तो उसमें जो रोल मैंने किया था वो धौलपुर के आसपास की औरत थी। उसका, उसके बेटे का नाम था इरशाद। हाँ, पर उससे ना बने, अरे रे नास पीटे इरशाद, शर्म ना हो तो के? हाँ, अबे शर्म, मौलवी की बीवी को छेड़ता है, हाय हाय अल्लाह न जाने। इस किस्म का आवाज को भी ऐसा ही कर लेना कि नॉट यू कैन नॉट ना, अरे नास पीटे तो को शर्म ना आए, धौलपुर के वहां थे, हाय अबे शर्म, यू कैनॉट एट दैट टाइम कि मैं तो बेशरम नहीं, मैं तो बेशरम है भाई, मैं तो इरशाद ही बोलूंगी जी, मैं इरशाद तो बोल नहीं सकती। यू नो, इट टीचेस यू थिएटर, यू नो द बॉडी लैंग्वेज। और ये मतलब एक बिना रेडियो के आप मेरे हिसाब से आप एक कंप्लीट एक्टर। ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत ही खूबसूरत आपकी जर्नी रही है और बहुत मेरे लिए तो आज भी मैं थोड़ी घबराती हूँ, मतलब हाथ वाथ थोड़े ठंडे होते हैं। और मैं तो वो अभी वो डिजिटल लगता है वो कर दिया, वो लगाना इतना मुश्किल, मतलब वो लूप के टाइम पे वो लगा देते, चिपका देते थे, हो गया। कब से करती हूँ मैं रेडियो, अभी तो बहुत फर्क आ गया है, बहुत फर्क यही है। पहले तो हमें रॉयल्टी मिलती थी 10 रुपए रॉयल्टी मिलती थी जब हमने शुरू किया था। 40 रुपए की 50 रुपए लाइव रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी पहले आकाशवाणी में, नाटक लाइव हुआ करते थे। बिल्कुल 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 हुआ करते। बहुत ही आपकी इंस्पिरेशनल, आपने इतनी बातें बताई थी, अच्छी आपकी जर्नी रही। अब चलते चलते मैं चाहूंगी कि जितने भी यंग परफॉर्मर्स हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? जबकि आपने बहुत कुछ इतना इंस्पायरिंग बोला है उनके, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप उनको चलते चलते क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बात ये है, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो तो बहुत ऐसे गूगल और ये और वो, हमारे वक्त तो वो सब था नहीं, बहुत जानकार हुए। सिर्फ एक चीज है कि ईमानदारी, अपने से ईमानदार रहो। वाकई में तुम्हें, क्या मैं तुम्हें बोल रही हूँ, आजकल के यंगस्टर्स, तो मैं आपको बोलूंगी नहीं, तुम में जो जो चाहते हो उसके प्रति ईमानदारी रखो, अपने काम के प्रति ईमानदारी रखो, क्योंकि अगर शिद्दत से ईमानदारी से काम करोगे वक्त जरूर लगेगा, पर स्काई इज द लिमिट, जरूर पहुंचेगा। और पढ़ाई लिखाई जरा ध्यान, मतलब कम से कम एक और हो। कई लोग मुझे बोलते हैं आप ये क्या कर रही हैं, आप बोल रही हैं कि एक और जरिया होना चाहिए। मैंने कहा देखिए, जब आप एक एक्टर हैं, जब आप नवरस जिसको आप पोर्ट्रे करते हैं, तो इंसान का अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे इंसान होंगे ना, ईमानदार इंसान होंगे, तो जो कैरेक्टर आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, चाहे आप रेडियो करें, चाहे आप फिल्म करें, चाहे स्टेज करें या आप टेलीविजन करें, उसको समझने के लिए, वो दुख दर्द आपके हृदय में, वो नवरस को समझने के लिए आप में वो संवेदनशीलता होनी चाहिए, ठीक है ना? तो अगर आप में वो ना हो, फेक दिख जाता है, जैसे आवाज में फेकनेस दिख जाता है। हवाई आवाज जो होती है ना, एयरी वॉइस जो होता है, हवाई आवाज में वो फेकनेस दिख जाता है, और कैमरा में भी वो फेकनेस दिख जाता है। तो फेक मत, ईमानदारी से काम करो और पढ़ाई लिखाई छोड़ो मत, क्योंकि फिर क्या होगा, अब ये रोटी के चक्कर में, कल हम रोटी कहाँ से कैसे मिलेगा उसके चक्कर में अगर फंस गए तो हमारी क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी बताइए? सब कुछ मिले, जैसे मैंने बोला ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे सब कुछ होगा। अपने बूते पे करो ना, क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा। ईमानदारी की जिंदगी, अपने अपने काम के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, सच्चाई और एक अच्छा इंसान, दैट इज मच। गुस्सा क्यों नहीं आएगा? ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा, वो जो है भाई, भाषा अच्छा होना चाहिए। आप मानेंगे नहीं, मैं जरा बताती हूँ आपको, मेरी छोटी बेटी, जब दोनों बेटी, बड़ी बेटी पता नहीं कहाँ से सीख के आई, पहली बार तो गाली वाली बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे घर में, गाली नहीं, डांट लो कुछ भी, नो। तो मेरे जो काम करते, मेरा स्टाफ है जो मेरे हेल्प पे बोलता है, आप इतना डांटिया, गाली नहीं देती, मैंने सवाल ही नहीं पैदा हुआ। एक दिन वो इरेजर, बड़ी वाली बेटी मेरी ऐसा कर रही थी और मुंह से निकल गया उसका, 4 साल की, साला। मैं तो रोना शुरू कर दी, मेरे हस्बैंड हंसने लगे, बोले क्या, अरे अभी तो साला ही देखो, क्या बोल दिया उसने उसको। फिर
स्कूल से सीख के आई हूँ शिट। तो मेरी छोटी बेटी बोलती है कि मम्मा ये दीदी शिट शिट क्यों बोलती है? मैंने कहा बेटा हम लोग गॉड गॉड बोलते हैं, ये शिट शिट बोलती है। बस उसके बाद उसने कभी शिट नहीं बोला। और जब बोलते हैं ना, मैं बोलती हूँ हिंदी में नहीं बोलोगे तुम लोग, हिंदी में डर्टी है, इंग्लिश में बोल। क्योंकि ओ पापा डोंट बी मीन, उसको हिंदी करो, बाप कमीना मत बन। पापा पापा डोंट बी मीन, पापा कम ऑन डोंट बी मीन। तो क्या बाप कमीना मत बन, यही हुआ ना? अगर हिंदी में तर्जुमा करो तो आप यही होगा। भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जब मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाती थी, डिक्शन पढ़ाती, आप लोगों के लिए खास कर, ये फिर मत करना, रेडियो सिखा देगा, गर्दन पकड़ के बाहर निकाल देगा अगर फिर करोगे तो। फिर फंदा, फांसी, फुर्सत, बुरकत, फसल, समझे? 21, 22 शुद्धता रखो भाषा की, हिंदी सीखो अच्छे से। और सबसे मुझे ऑल इंडिया रेडियो पता और क्यों अच्छा लगता मुझे, आकाशवाणी, आप हमें स्क्रिप्ट हिंदी में देते हैं, रोमन में नहीं देते हैं। जी जी बिल्कुल, हिंदी में देते हैं आप। बताइए, चित चोर बोलेंगे, चिट चोर। जिसको चित चोर का मतलब नहीं मालूम, वो सोचेगा वो चिट होती है ना, छोटी छोटी चिट, नकल चिट, वो मतलब बहुत तकलीफ होती है जब ये रोमन में देते हैं। आप नुक्ते कहाँ लगाएंगे नहीं मालूम, ठीक है ना? कैसे बोलेंगे, युक्ताक्षर तो इतना खराब बोलते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। भाषा का ध्यान जरूर करो, इट्स अ ब्यूटीफुल फील। एक जिंदगी में इतनी सारी जिंदगी जी लेते है नहीं, चाहे रेडियो हो चाहे कुछ हो, क्या नहीं बनते हैं। और स्पॉन्सर प्रोग्राम, काजल मैं बताऊं, स्पॉन्सर प्रोग्राम में ना कई बार वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत किया हमने, जागो ग्राहक जागो और नया सवेरा। तो उसमें ना कई बार मैं आते थे तो मुझे लड़का बड़ा मजा आता था, मतलब 15 ओए भाई क्या बोलता है तूने ऐसा किया क्या? हाँ ऐसा होगा। इतना मजा आता था इस तरह से करके, और तो कहीं ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा ना। अपने काम में ही कितनी जिंदगियां हम जी लेती हैं। सही सही। तो those who are aspiring to be actors, my best wishes जरूर हो। और अभी तो इतने चैनल्स खुल गए हैं, इतना कुछ हो गया है। अभी तो स्काई इज द लिमिट, यंगस्टर्स के लिए तो बहुत कुछ है। नहीं काजल बताइए? बहुत कुछ है, there's so much to do, बहुत कुछ है। सच में वाकई आपके साथ बात करने का इतना मुझे पर्सनली बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच काजल, मुझे बहुत अच्छा लगा सच मानिए। अब बम्बई से आप में 2 साल पहले, 3 साल पहले आप पहली बार बम्बई में, मैं शूटिंग से वापस जा रही थी जब आपके साथ टेलीफोन पे बात हुई। अभी बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और अब ऐसे रूबरू, वाकई रूबरू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे हम लोग जरूर। और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आपका हमारे इस मंच पर आने के लिए, इंस्पिरेशनल बातें कहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, हम सभी को मैं फिर से शुक्रिया कहना चाहूंगी तहे दिल से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो हमारा अगला सेशन है शख्सियत का, क्योंकि आज संडे है, तो अगला सेशन हमारा आज 4 बजे होगा, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं डॉक्टर जावेद राही, जो ट्राइबल रिसर्चर हैं फोक थिएटर पे, ट्राइब्स के फोक थिएटर पे, खासतौर पे जम्मू के गुज्जर बकरवाल का जो ट्राइब है उस पर उन्होंने बहुत काम किया, फोक म्यूजिक पे, फोक थिएटर पे, फोकलोर पे उन्होंने बहुत काम किया है। तो he'll be there with us at 4 PM, डॉक्टर जावेद राही। तो जुड़िएगा हमारे साथ और फोक की उनसे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।